निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या है, इसके सूत्र की स्थापना करेंगे हम मानते हैं कि ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। बिंदु ए पर आपका प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु बी पर आपका माइनस का क्यू आवेश स्थित है। तो ए बी क्या आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। जब वैद्युत द्विध्रुव होगा इसकी बीच दूरी हम क्या मानेंगे, 2l मानेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु हम O मानते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु आपका P रहेगा, जिसका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। यह आप कोण थीटा रहेगा, ये आपका कोण थीटा रहेगा, ये थीटा और ये थीटा। इसको हम E मानते हैं, इसको मैं E1 मान लेता हूं प्लस क्यू आवेश के लिए, ये माइनस क्यू आवेश के लिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं E2 मान लेता हूं। यह ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर सीधी लाइन को कहते हैं। क्षैतिज जो पड़ी लाइन रहती है, तो क्षैतिज दिशा में सदैव हमारा कॉस थीटा लगता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में सदैव हमारा साइन थीटा लगता है। ये कब होते हैं, जब हम समकोणीय वियोजन हमने पढ़ा था। इसके कारण अगर घटक होंगे तो दो घटक होंगे, एक आपका ऊर्ध्वाधर, अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसके कारण आपके दो घटक बनेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो इसके कारण चूंकि बन रहे हैं, इसको ई कॉस थीटा बोलेंगे, इसको हम ई साइन थीटा। तो यह ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण घटक बनेंगे वह इसके साथ जुड़ेगा, और दो घटक बनेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो देखते हैं हम यहाँ पर बिंदु, अगर ये ऊर्ध्वाधर घटक है तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, E1 के लिए करेंगे तो E1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर रहेगा। देखते हैं, माना बिंदु A और B पर कौन से आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं। जब प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित हैं तो इनके बीच दूरी हमने क्या माना, 2l माना। तो यह चूंकि यह एक वैद्युत द्विध्रुव हुआ, तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है, P है, जिस पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तब हम क्या करेंगे, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A पर प्लस क्यू आवेश के कारण, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होगी, E1 होगी। तो E1, तो सूत्र हमारे क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिंदु आवेश वाला,
1/4 ऑफ साइलेंट 0 क्यू अपान दूरी हमारी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक का AP, तो हमने ले लिया AP स्क्वायर, तो किसकी दिशा होगी AP की दिशा में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP वेक्टर की दिशा में। हम अब इसी प्रकार कर देंगे, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि यहाँ पर -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसकी दूरी हमारी क्या होगी BP होगी। दिशा किसकी होगी BP की दिशा में, तो हम यहाँ पर लेंगे E2 बराबर 1/4 ऑफ साइलेंट 0 Q अपान क्या होगा हमारा BP का स्क्वायर, किसकी दिशा होगी हमारी BP की दिशा में। जब इतना हुआ तो आप देखते हैं कि ये आपका AP जो भुजा होगी ये BP क्या है आपकी बराबर है। जब हमारा AP बराबर BP के है तो हमारा क्या होगा, जब AP और BP बराबर होगा तो E1 और E2 भी परिमाण में बराबर होंगे। AP बराबर BP के, तब हम क्या मानेंगे, तब अगर ये बराबर है हमारा तब E1 और E2 भी परिमाण में बराबर होंगे। जब परिमाण में बराबर होंगे अर्थात E1 बराबर E2 के होंगे, तब देखते हैं हम इसके बीच हमारा कोण देखो, अगर ये हमारा थीटा है ये थीटा है तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। तब उनके मध्य कोण 2 थीटा होगा। जब 2 थीटा होगा तो आप जानते हैं ये हमारा देखिए कोण PAO अब PBO बराबर है, क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। तो कौन कौन से कोण, PAO बराबर PBO बराबर क्या रहेगा थीटा के, कहाँ से बराबर भुजा, ये भुजा बराबर है, इसके सामने कोण थीटा और इसके सामने कोण थीटा क्या होगा बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब बराबर होंगे तब हम क्या करेंगे, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब बिंदु जब ये बराबर हुए तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो यहाँ चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर आपके घटक बन रहे हैं E1 और E2, तो इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाला देखिएगा। तब E1 को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। एक ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर E sin थीटा रहेगा और E cos थीटा कहाँ रहेगा क्षैतिज दिशा में। तब E1 को 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है, कौन कौन से घटक होंगे आपके, E1 कारण E1 sin थीटा ऊपर की ओर लगेगा, तो E1 sin थीटा कहाँ लग रहा है
ऊर्ध्वाधर दिशा में, और आपका E1 cos थीटा कहाँ लगेगा? आपका क्षैतिज दिशा में लगेगा। हमने बताया E1 के कारण इसके दो घटक बन रहे हैं, तो ऊपर की ओर आप क्या लगता है? ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब साइन थीटा लगता है ऊर्ध्वाधर दिशा में, और क्षैतिज दिशा में आपका क्या लगता है? कॉस थीटा। देख लीजिए, अब हमारे क्या आएगा? E2 के कारण देखते हैं हम। E2 कारण देखिए आपके दो घटक बन रहे हैं। ये आपकी देखिए सीधी लाइन है तो क्षैतिज को दिखाएगी, ये इसके लिए क्या होगा? ऊर्ध्वाधर होगा। तो E2 को हम यहां पर लिख देंगे इसी प्रकार E2 को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। कौन कौन से होंगे आपके? एक होगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर, मैंने बताया था कि यह ऊर्ध्वाधर में क्या लगता है? साइन थीटा। तो नंबर एक क्या होगा आपका? E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। एक आपका क्या रहेगा? E2 cos थीटा किधर लगेगा आपका? क्षैतिज दिशा में। मतलब जिसके कारण हमारे किसके कारण घटक बन रहे हैं? E2 के कारण। तो E2 साइन थीटा नीचे रहेगा, E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में रहेगा, जिसके कारण घटक बनेगा वह उसके साथ जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर E2 cos थीटा हो गया। अगला क्या होगा? चूंकि हम जानते हैं कि देखिए जो आपका ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, इसके लिए हमारा क्या आया था? ऊर्ध्वाधर के लिए E2 साइन थीटा था। देखिए E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है, E2 साइन थीटा नीचे की ओर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर, इसकी डायरेक्शन नीचे है दिशा। चूंकि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में हैं, और चूंकि किस दिशा में? विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे चूंकि ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं या फिर निरस्त कर देते हैं। जब समाप्त कर देंगे तो इसमें क्या लगा था? इस घटक का E1 cos थीटा लगा था, इस घटक का इसमें E2 cos थीटा लगा था। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? तो हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो था एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तथा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में क्षैतिज दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे? क्षैतिज दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं।
तब हम क्या करेंगे, जब ये जुड़ जाएगा तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, चूंकि हमने क्या देखा, ये ऊर्ध्वाधर घटक थे, E1 sin थीटा E2 sin थीटा, तो आपस में एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दिया था क्योंकि उनकी दिशा विपरीत थी। E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण, क्षैतिज दिशा में है और एक ही दिशा में है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा और आपका E2 cos थीटा। चूंकि आप जानते हैं, हमने बताया इसके ऊपर AP और BP क्या था, ये भुजा इस भुजा की बराबर थी। जब बराबर थी तो E1 और E2 भी परिमाण में बराबर थे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जहां E1 बराबर E2 के, अर्थात आप E1 के स्थान पर E2 लिख सकते हैं और E2 के स्थान पर E1 लिख सकते हैं। दो में से एक लिखना है हमें, E1 cos थीटा, E2 के स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं, E1 cos थीटा। कितने हो गए हमारे ये, 2 E1 cos थीटा। इसको मैं मानता हूं समीकरण नंबर 1। जब यह 1 हो जाएगा तो इससे हमें निकालना क्या है, देखिए E1 का मान है ना, तो अभी इसको एक ना मानो, यहां से भी हमारा आ जाएगा, हमारे E1 का मान दिया हुआ है, कितना आया था, E1 का मान उठा करके रख दीजिए। E1 का मान रखने पर जब आप रखेंगे तो E बराबर 2, कितना आया था E1 का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP²। इसको हम मानते समीकरण नंबर 1। जब 1 मानेंगे तो यहां से हमें निकालना क्या है, ये है cos थीटा जुड़ा हुआ, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, सूत्र में cos थीटा। अब मानते समीकरण नंबर 1, तो यहां से हमें निकालना क्या है, AP² निकालना है और cos थीटा निकालना है। नोट कर लीजिए इसको, इतना जब हम क्या करेंगे, AP² निकालेंगे, तो हमारे AP कहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक AP है, ये कैसे निकलेगा, हम देखिए समकोण त्रिभुज हमारा POA या फिर AOP बन रहा है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं तो ये भुजा मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ से पूरी दूरी हमें 2l दिया है, इसकी दूरी हमारी मध्य बिंदु से यहाँ तक का l रहेगी और यहाँ से यहाँ तक की हमारी यह क्या रहेगी, दूरी l रहेगी। तो ये भुजा हमको प्राप्त हो गई, ये भुजा प्राप्त हो गई, ये भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो समकोण से त्रिभुज AOP में क्या कौन से प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो कर्ण का वर्ग होता है, ये आपका समकोण त्रिभुज के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, अनियन कोण के सामने भुजा आपकी लंब कहलाएगी। तो कर्ण का वर्ग जो होगा, शेष दो भुजा जो आपकी आधार होगी लंब होगी, उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा OP का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर। जहां आपका दिया हुआ है OP हमारा R दिया है, OA हमारा L दिया है, तो हम क्या करेंगे, AP का स्क्वायर R² प्लस L², ये हमारा क्या निकल आया, AP² निकल आया। और मुझे AP चाहिए तो क्या करेंगे, ये वर्ग इसमें चढ़ जाएगा अंडर रूट में, R² प्लस L², ये वर्ग होता है, जब हटता है तो
अंडर रूट लग जाता है। ये हमारा आ गया AP का मान। जब AP का मान आ गया तो क्या करेंगे हम, इसमें हमारे AP तो प्राप्त हो गए AP स्क्वायर, तो हम यहाँ पर cos थीटा भी निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज AOP में पुनः ले लो, पुनः समकोण त्रिभुज AOP में जब आप AOP लेंगे तो आप cos थीटा निकालना है, तो cos आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है OA, कर्ण क्या है हमारा AP। मान रख देंगे cos थीटा OA कितना है आपका L, AP हमारा ये प्राप्त हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए ये AP स्क्वायर का मान इस AP स्क्वायर के स्थान पर और cos थीटा का मान इस cos थीटा के स्थान पर हमें रख देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं AP स्क्वायर और cos थीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब आप रखेंगे देख लीजिए, फिर टेस्ट कर देते हैं। तो हमारे AP स्क्वायर का मान देखिए E बराबर 2 गुणा Q में करें कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2Q हो गया। AP स्क्वायर का मान हमारा कितना आया था R स्क्वायर L स्क्वायर आया था। cos थीटा का मान हमारा ये आया L/r स्क्वायर L स्क्वायर, इतना आया। अब क्या करते हैं हम इसको डस्ट कर देते हैं, ये इतना हो गया। तो E बराबर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q, ये Q है आपका, Q गुणे कर दो 2 गुणे L में कर दो, सूत्र बना लो 2L हो गया। ये हमारा R स्क्वायर L स्क्वायर, इसमें से अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर घात 1/2। जैसे हम गणित में पढ़ते हैं यह अंडर रूट होता है जब करणी हमारा क्या हो जाता है घात 1/2 में चली जाती है। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि वैद्युत ध्रुव गुण होता है Q गुणे 2L, तो हमने यहाँ पर सूत्र बना लिया Q इंटू 2L के स्थान पर P लिख देंगे। E बराबर हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R स्क्वायर L स्क्वायर। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पर 1 लिखा रहता, लिखते नहीं हैं 1/2। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 1/2 2 लघुत्तम आएगा, 2 + 1 बराबर कितना 2 3/2 आएगा। तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R स्क्वायर L स्क्वायर घाते 3/2। यहाँ पर ध्यान देना, यदि R आपका बहुत बड़ा हो, ये R आपका बहुत बड़ा हो किसकी अपेक्षा L की अपेक्षा, तो हम क्या करेंगे L को हटा देंगे। R वेरी 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 ग्रेटर देन L के, इस केस में हम क्या करते हैं L आपका नगण्य हो जाता है, हट जाता है। तो E बराबर हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R स्क्वायर घात क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/2। इस केस में L हट जाएगा, घात पर घात चढ़ी है, घातों को आपस में क्या होगा गुणा होगा। R स्क्वायर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा।
ई बराबर हमारा क्या बचेगा 1/4πε0 P/r³ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका ये सही मात्रक क्या होगा N/कूलाम। ये हमारा रहा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। देख लीजिए